नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महावीर सारन और आप सबका एक बार फिर सियासत की हलचल चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पूरे हरियाणा की जो चुनाव 25 तारीख को संपन्न हुए हैं, जो सियासी उठापटक होने के बाद में जिस प्रकार के नतीजे आने की संभावना है, उसके बारे में विस्तारपूर्वक मैं आपको जानकारी दूंगा। चुनाव में लंबा जो है प्रचार चला और बहुत गर्मी के कारण चुनाव जो है मतदान तकरीबन पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले 4-4.5% जो है वो कम जो दर्ज हुआ। बावजूद इसके बहुत उत्साह मतदाताओं में देखा गया। अगर प्रदेश की स्थिति के बारे में हम जो अनुमान हमने लगाया है, तो उसमें मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि लोकसभा के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो है वो रुझान देखा गया। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अलग रुझान पाया गया और शहरी क्षेत्रों में कुछ अलग रुझान देखा गया। जातिगत समीकरण और जो प्रत्याशियों का जो चयन था, उसने जो है चुनावी नतीजों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। और जो मैंने अनुमान लगाया है उसके मुताबिक 4 लोकसभा हल्के सिरसा, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में आसानी से कांग्रेस पार्टी को बढ़त प्राप्त हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी करनाल व अंबाला में आगे दिखाई दे रही है। भिवानी, हिसार, फरीदाबाद और गुड़गांव, इन 4 लोकसभा हलकों में बहुत ही कड़ी और नज़दीकी टक्कर जो है वो बनी हुई है। जिस प्रकार से चुनावी जो प्रचार होने के बाद में मतदान हुआ है, उसके बारे में जो फीडबैक पूरे प्रदेश से मिला है और जैसी परिस्थितियां बनी हैं, उसको देखते हुए अब की बार बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक पार्टी जो है वो एकदम से क्लीन स्वीप करने जा रही है। अब हम जो है सिलसिलेवार ढंग से लोकसभा क्षेत्र के मुताबिक जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिरसा लोकसभा क्षेत्र को देखें। यहाँ पे कुमारी शैलजा का मुकाबला डॉक्टर अशोक तंवर के साथ था और इनेलो भी कहीं कहीं मुकाबले में दिखी, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार का माहौल देखा गया, और चूंकि ये इलाका पंजाब के साथ लगता हुआ है और यहाँ पर किसानी आंदोलन का बहुत बड़ा असर देखा गया, और इसके कारण डबवाली, रानिया, कालांवाली, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया और नरवाना, इन विधानसभा क्षेत्रों में जो है कांग्रेस पार्टी को भारी बढ़त मिलने जा रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी जो है वो एलनाबाद और सिरसा, इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त पर है। बावजूद इसके जो है कुछ इलाके ऐसे देखे गए जहां पर इनेलो ने भी अच्छी सेंध लगाई है और कहीं कहीं तो इनेलो और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में भी मुकाबला देखा गया। बावजूद इसके इनेलो प्रत्याशी जो है वो मेरे को लगता है कि 1.5 लाख वोटों के आसपास या उससे कम पे सिमट जाएगा। और कांग्रेस प्रत्याशी की लीड जो है, हालांकि चुनाव से 2 दिन पहले तक तो वो बहुत भारी भरकम लग रही थी, लेकिन लास्ट के 2 दिनों में बीजेपी ने चुनाव प्रचार से या कहीं कहीं खरीदो फरोख्त का मामले भी सामने आए हैं, उसको देखते हुए जो है वो उन्होंने कुछ कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कवर नहीं कर पाए कि जीत के नज़दीक पहुंच जाए। बावजूद इसके जो है कांग्रेस प्रत्याशी 1 लाख से ऊपर वोटों से विजय दर्ज करने जा रही है। इसी प्रकार की परिस्थिति रोहतक के अंदर भी सामने आई। पिछला चुनाव रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा 7500 मतों से मामूली अंतर से हार गए थे। इस बार उन्होंने 6 महीने से ही अपनी चुनावी तैयारी जो है वो पूरी तरह से की हुई थी, और उन इलाकों में जहां पर वो पिछली बार ज़्यादा मतों से हारे थे, रोहतक विधानसभा क्षेत्र और कोसली विधानसभा क्षेत्र, वहां पर उन्होंने पूरा दमखम लगाया। और जो जाट बाहुल्य इलाके हैं, जिसमें पिछली बार भी वैसे उनको बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार उनकी बढ़त वहां से भी ज़्यादा होने जा रही है, जिसके चलते किलोई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं, बेरी और जो है महम, ये 3 विधानसभा हल्के ऐसे हैं जहां पे दीपेंद्र हुड्डा को बहुत भारी
जो लीड मिलने जा रही है। इसके बाद में जो है बादली, कलानौर और झज्जर, इन 3 हलकों में भी उनको लीड है। और बहादुरगढ़ में मामला बराबरी का हमें नज़र आया। रोहतक में है लीड जो है वो बीजेपी प्रत्याशी को मिल रही है, लेकिन पिछले के मुकाबले वो लीड अब की बार कम होती लग रही है। हैरानीजनक नतीजा एक कोसली का भी अब की बार आएगा। पिछली बार 75,000 मतों से दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव हारे थे और यही उनके लोकसभा सीट हारने का बड़ा कारण बना था। लेकिन इस बार जो है कोसली में ऐसा कुछ नहीं नजर आया और लगता है मामला 8-10 की हार जीत का है और थोड़ी बहुत मामूली बढ़त जो है वो अरविंद शर्मा यहाँ पर ले सकते हैं। इसके चलते जो है दीपेंद्र हुड्डा बड़ी बढ़त से चुनाव जीतते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। तीसरी लोकसभा हल्का है सोनीपत। सोनीपत में टिकट जब वितरण हुआ तो सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देकर कांग्रेस ने जो है मुकाबले को बिल्कुल कड़ा बना दिया था। लेकिन ज्यों ज्यों प्रचार बढ़ा और प्रचार बढ़ने के बाद में नतीजा जो जिस दिन मतदान हुआ वहां तक पहुंचते पहुंचते सतपाल ब्रह्मचारी जो है वो बढ़त जो है बनाते चले गए। और अभी जो है मोहनलाल बड़ौली भाजपा के उनका बयान भी आया है मतदान के बाद में कि वहाँ पे जो है बीजेपी में अच्छा खासा भितरघात हुआ है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि इस सीट पर जो है सोनीपत में कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत दर्ज करने जा रही है, क्योंकि इसमें एक क्षेत्रवाद का पहली बार जो है वो नारा लगा। जींद इलाके से 3 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो है कभी टिकट जो है वो किसी पार्टी ने नहीं दिया था, मतलब राष्ट्रीय पार्टी ने। अब की बार चूंकि कांग्रेस प्रत्याशी सफेदों विधानसभा हल्के से संबंध रखते थे तो सफेदों, जींद व जुलाना, इन 3 हल्कों में उनको बड़ी भारी बढ़त मिलने जा रही है। इसके अलावा खरखोदा और बड़ौदा जो जाट बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर भी उनको अच्छी खासी लीड है। और गन्नौर में और जो है इसके अलावा गोहाना, गन्नौर और राई में, इन तीनों में जो है बीजेपी को बढ़त है, लेकिन बहुत ही मामूली बढ़त है। सोनीपत में उनको जरूर अच्छी खासी लीड मिल रही है और जींद में भी उनको कुछ बढ़त मिल रही है। लेकिन सभी विधानसभा हलकों का जो विश्लेषण किया जाए तो जो बढ़त जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नजर आ रही है। चौथी जो सीट है वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में आपने चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के साथ आपका समझौता हुआ और आपके सुशील गुप्ता भी 6 महीने पहले से ही चुनाव प्रचार में जुट गए थे। यहाँ पर भी जाट मतदाताओं ने ये पहले लग रहा था कि अभय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने से जाट और सिख मतदाता उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन जो जो चुनाव का प्रचार शुरुआत में ऐसे लगा, लेकिन जो जो चुनाव प्रचार अपने उफान पर आया और मतदान हुआ, मतदान आते आते जो है अभय सिंह चौटाला जो है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिए और वो लगता नहीं है कि 1 लाख आंकड़ा पार करेंगे। इन हालातों में यहाँ पर जाट बहुल्य क्षेत्रों और सिख बहुल्य क्षेत्रों दोनों में झाड़ू का जादू चला है और सुशील गुप्ता जो है वो अच्छी खासी लीड इन क्षेत्रों में ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल केवल नॉन जाट क्षेत्र थानेसर और पुंडरी में ही बढ़त बना रहे हैं। बाकी अधिकांश हलकों में जो है पेहवा हो, चाहे जो है गुलाचिका हो, शाहबाद हो, इन सभी इलाकों में, लाडवा हो, इन सभी इलाकों में जो है वो आपके प्रत्याशी सुशील गुप्ता को अच्छी खासी बढ़त हासिल है और वो 50,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ये 4 सीटें कांग्रेस पार्टी इस प्रकार जीत दर्ज कर रही है। और बीजेपी की सबसे सेफ सीट करनाल, एक बार तो ये लग रहा था कि करनाल के अंदर जो है वो मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फंस गए हैं, लेकिन जो जो चुनाव का प्रचार का आखिरी दौर आया तो उन्होंने चुनाव प्रचार ने गति पकड़ी और उन्होंने जो है बढ़त प्राप्त कर ली, क्योंकि करनाल और पानीपत 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे वो बहुत अर्बन है और अर्बन बेल्ट में बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान पूरे हरियाणा में हुआ है। तो इन हालातों में उनकी बढ़त स्वाभाविक थी। दूसरा, एक उनको बड़ा फायदा जो मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ना, ये भी उनके पक्ष में गया, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में जब मतदाता वोट डालने जा रहा है तो वो जो है ऊपर वाला मत भी उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को दिया। ऐसे हालातों में अधिकांश जो हलकों में मनोहर लाल खट्टर को बढ़त नज़र आ रही है। ये अलग बात है कि वो बढ़त करनाल और पानीपत विधानसभा
क्षेत्रों जितनी नहीं है, फिर भी जो है वो उनको अच्छी खासी जीत जो है दर्ज कराने जा रही है। अब हम अम्बाला लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी जो है मतदाता अर्बन क्षेत्र से संबंध रखते हैं और पूर्व में भी ये बीजेपी का यहाँ पर हमेशा ही जो है दबदबा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी को बढ़त हासिल है। बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया जो है उन्होंने अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस के वरुण मुलाना ने भी जो है युवा हैं और उनका अच्छा खासा मुकाबला किया, लेकिन अम्बाला कैंट, यमुनानगर, जगाधरी, पंचकुला 5 विधानसभा हल्के ऐसे हैं जहां पे अर्बन मतदाताओं की बहुतायत है, जिसके चलते जो है बीजेपी को अच्छी खासी लीड यहां पर प्राप्त है। दूसरे यहां पर जो है, क्योंकि ये पंजाब के साथ लगता हुआ इलाका है, किसानी आंदोलन का भी यहाँ पर असर था, लेकिन यहाँ पर जो है 2 विधानसभा हल्का सडोरा और मुलाना यहाँ पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी लीड ले रहा है और कालका नारायणगढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी सभी विधानसभा क्षेत्रों का अगर अवलोकन किया जाए तो भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया को आराम से वो जीत दर्ज करने जा रही है और सुगम स्थिति में महसूस हो रही है। अब हम उन 4 हलकों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जहां पर मुकाबला इतना कड़ा है कि उसके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। जिसमें पहला लोकसभा क्षेत्र है भिवानी। भिवानी में एक नई चीज़ आपको पहली बार देखने को मिल रही है कि पूरा प्रदेश में जहां चुनाव पूर्ण रूप से जातिगत समीकरणों के मुताबिक लड़ा जा रहा है और जातियां जो हैं अपने सब जातीय को मतदान करने जा रही है प्रत्याशी को, लेकिन भिवानी में क्या है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जाट मतदाता जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो अहीर समुदाय से संबंध रखता है, इसलिए जाटों का एक बड़ा वर्ग अहीर प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रहा है। दूसरी ओर अहीर बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो जाट समुदाय से संबंध रखता है और अहीर मतदाता पूरे प्रदेश में आमतौर पर भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। तो अहीर मतदाताओं को बीजेपी का जाट प्रत्याशी होने के चलते अब जो मतदान है वो जाट प्रत्याशी के पक्ष में करना पड़ रहा है और इन्हीं हालातों के चलते मामला इतना उलझा हुआ है जिसके बारे में स्पष्ट भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल लग रहा है। 4 विधानसभा क्षेत्र हैं अहीरवाल के, जिसमें महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। इन चारों में से महेंद्रगढ़ में चूंकि ये चुनाव लड़ते रहे हैं, वहाँ से विधायक हैं रावदान सिंह, वहाँ पर तो उनकी बढ़त बताई जा रही है, लेकिन बाकी के 3 विधानसभा हलकों में जो है राव इंद्रजीत का जहाँ असर है, उसके बाद में जो मोदी का जादू भी अहीरों के ऊपर खास करके चल रहा है, ज़्यादा ही चल रहा है कुछ। तो यहाँ पर इन तीनों हलकों में रावदान सिंह को उतनी मात्रा में मत नहीं मिल रहे जितनी उन्हें अपेक्षा थी। बावजूद इसके जो है वो उनको ज़्यादा हार का सामना यहाँ नहीं करना पड़ रहा, लेकिन भिवानी शहर विधानसभा हल्के में बीजेपी को अच्छी लीड मिली हुई है और जो गुटबाजी के चलते तो शाम हल्के में रावदान सिंह को नुकसान उठाना पड़ा है, उसका खमियाजा शायद उन्हें भुगतना पड़े और बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में तो शाम में जो मतदान हुआ है वो जो है वो निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन बाडड़ा, लोहारू व दादरी इन 3 जाट बहुल्य विधानसभा हलकों में जो है रावदान सिंह को अच्छी खासी लीड मिल रही है, लेकिन फिर भी यह तय करना बहुत मुश्किल है कि किस प्रत्याशी का हाथ ऊपर है। ये तो 4 तारीख को मतगणना वाले दिन ही तय हो पाएगा। इसी प्रकार की एक सीट है जो हिसार में शुरुआती दौर में तो ये लग रहा था कि जेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जो चुनाव जो है आखिरी दौर में पहुंचा उसमें थोड़ा रणजीत सिंह जो है शुरुआत में काफ़ी जो है ऐसा ही महसूस कर रहे थे, लेकिन चुनावी दिन मतदान वाले दिन तक पहुंचते पहुंचते उनकी स्थिति में अच्छा खासा सुधार हुआ है और उसके बाद में 3 विधानसभा हल्के जहां पे बहुत बड़ी लीड मानी जा रही थी जयप्रकाश की,
उन तीनों जाट बाहुल्य उकलाना, उचाना और नारनौल में मतदान प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप न होने के कारण जो मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि आदमपुर में जो बीजेपी है वो आस लगाई बैठी थी कि उन्हें बड़ी जीत दर्ज होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल होने नहीं जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आदमपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश बढ़त बना लेंगे। लेकिन नलवा और भवानीखेड़ा और बरवाला, इन 3 विधानसभा हलकों में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है तथा बीजेपी प्रत्याशी जो है हिसार झांसी में बहुत बड़ी लीड लेने जा रहे हैं। अगर सभी इन निष्पक्ष पर पहुंचा जाए तो भी मामला 10-20 हजार वोटों का ऊपर नीचे का लग रहा है। यहाँ भी जो है ये तय करना बहुत मुश्किल है कि रणजीत सिंह जीत दर्ज करेंगे या जयप्रकाश। और इसमें एक बहुत बड़ा अलग इसमें मुद्दा था कि इनेलो और जेजेपी ये कितने मत प्राप्त करेंगे, लेकिन लास्ट आते आते इन दोनों प्रत्याशियों को कोई ज़्यादा मत जो है वो बंटवारा जाट वोटों में वो नहीं कर पाए। ये तो जयप्रकाश के लिए स्थिति जो है वो मुफीद है, लेकिन फिर भी जो है जो जाट बाहुल्य क्षेत्र थे उसमें जो मतदान कम हुआ, इसका खमियाजा जो है वो जयप्रकाश को भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद में अगला विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद और गुड़गांव। ये 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो दिल्ली के साथ सटे हुए हैं और यहाँ पे अर्बन जो मतदाता बहुत बड़ी तादाद में है। और शुरुआत में इनके बारे में कोई आदमी ये सोचने के लिए तैयार नहीं था कि बीजेपी इनको लूज करेगी, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि दोनों ही स्थानों पे बहुत ही कड़ा मुकाबला बन गया है। फरीदाबाद को लें, फरीदाबाद में जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने बहुत प्लान बनाकर किशनपाल गुर्जर के सामने महेंद्र प्रताप जो गुर्जर जाति से संबंध रखते हैं को उतार कर शुरुआत में ही टक्कर देने का मन बना लिया था। और इसके अलावा किशनपाल गुर्जर 2 बार से लोकसभा सांसद हैं और उनके प्रति लोगों में थोड़ा रोष भी पाया जा रहा था। इसके चलते जो धीरे धीरे चुनाव प्रचार जो है अपने उफान पर आया, इन हालातों में जो है परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई क्योंकि इसमें 3-4 विधानसभा हल्के जाट बाहुल्य माने जाते हैं। हथीन, पृथला और पलवल, होडल, इन चारों हलकों में जो है कांग्रेस प्रत्याशी अच्छी खासी जो है लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन के अलावा एनआईटी और फरीदाबाद 2 हलके ऐसे हैं जहां पे जो है शहरी अर्बन है बिल्कुल, बल्लभगढ़ भी इसमें हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त हासिल है। एनआईटी के में जो है महेंद्र प्रताप का खुद चुनाव लड़ते रहे हैं, इसलिए वहाँ पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तिगाम हल्के से किशनपाल गुर्जर चुनाव लड़ते रहे हैं, वहाँ पर उनको बढ़त हासिल है। अगर सभी हलकों का सिलसिलेवार और बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो मामला कहीं भी 20-30-40 हजार से ऊपर नीचे नहीं लग रहा है। मामला जो है बिल्कुल टाइट है और इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि अगर एक तरफ मोदी लहर बताई जा रही है तो दूसरी तरफ जो है अंडरकरंट कांग्रेस के पक्ष में भी इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अब आते हैं हम आखिरी लोकसभा क्षेत्र, वो है गुड़गांव में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो सबसे सेफ सीट गुड़गांव भाजपा की मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव के दिन आते आते ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि आज इस सीट को भी सेफ नहीं माना जा रहा। इन हालातों में चुनाव हुआ है, उसको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राज बब्बर को बहुत देर से टिकट दी गई और राज बब्बर को किसी भी तरह से राव इंद्रजीत के मुकाबले कोई बड़ा या अच्छा उम्मीदवार नहीं माना गया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, हालात ऐसे बन गए कि चुनाव में बिल्कुल मुकाबला जो है वो बराबरी का आ गया है। और इसमें बराबरी के आने का एक सबसे बड़ा कारण है मेवात का एरिया। मेवात में 3 विधानसभा हल्के हैं, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नूं। पिछले चुनाव में कैप्टन अजय यादव को इन 3 हल्कों में 1,75,000 की लीड प्राप्त हुई थी। इस बार ये लीड 2.25 लाख की बताई जा रही है। इन 2.25 लाख वोटों की बढ़त लेकर जो है राज बब्बर वो आगे बढ़े हैं। उसमें 2 विधानसभा हल्के ऐसे हैं, बादशाहपुर और गुड़गांव, दोनों में मतदाता जो है वो तकरीबन 8.5 लाख के करीब है। यहाँ मतदान हालांकि कुछ कम होता है,
बावजूद उसके जो है 4.25 लाख के करीब जो है मतदान, 4.5 लाख के करीब मतदान यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राव इंद्रजीत को एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल है। बावजूद इसके जो है वो जो बढ़त है, ये इन मेव मतदाताओं ने जो बढ़त कांग्रेस को दी है उसको तोड़ पाने में सफल नहीं लग रही है। इसके अलावा एक जो है सोना विधानसभा का है, जिसमें भी 50,000 के करीब जो है वो मुस्लिम मतदाता है, उनका रुझान जो है वो पता ही है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में गया है। तो वहां पर मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। अब राव इंद्रजीत के लिए 3 विधानसभा हल्के जो अहिरवाल के हैं, पटौदी, बावल और रेवाड़ी, तीनों हलकों में ये बताया जा रहा है कि बावल में क्योंकि जाट मतदाता बहुत बड़ी तादाद में है, वहाँ जाट 84 के नाम से मशहूर है, वहाँ पर जो है बढ़त जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी की बताई जा रही है। लेकिन बावल और रेवाड़ी में राव इंद्रजीत जीत रहे हैं। अब वो जीत कितनी है ये अभी तय कर पाना बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर 4 विधानसभा हलकों में जो है राज बब्बर की बढ़त है और 4 विधानसभा हलकों में ही राव इंद्रजीत को बढ़त है। और अब ये चुनावी नतीजा क्या आएगा इसके बारे में ये तय कर पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है, हार जीत का अंतर हजारों में रहेगा, लाखों वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। 10 की 10 सीटों में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि 4 लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें जो कांग्रेस पार्टी और आप गठबंधन जो है वो जीत दर्ज करने जा रहा है, 2 में बीजेपी जीत दर्ज करने जा रही है और 4 में मुकाबला इतना कांटे का है कि ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर तय है कि विगत चुनाव में 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वो मामला जो है जातिगत समीकरणों ने और प्रत्याशियों के चयन ने, मनोहर लाल खट्टर की सरकार के एंटी इनकम्बेंसी ने, ये सारा मामला उल्ट किसान आंदोलन ने जो है पलट कर रख दिया है। और आज ये स्थिति आ गई है कि भाजपा बिल्कुल भी जो है किसी भी तरह कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा जो है सीट ले जाने में सक्षम नहीं लग रही है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो सियासत की हलचल चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।